जय हिंद टू ऑल माई रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ ज्ञान दर्पण। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा का जो लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा काफ़ी संख्या में विज्ञप्ति आई हैं, पोस्ट आई हैं और उसी के बारे में मैं ज्ञान दर्पण की तरफ से आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। और ये जो वीडियो बना है इसका मकसद है आपके जो दो डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। सबसे पहला, इसका क्या सिलेबस होगा, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता है, तो उनके लिए होगा कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है, क्या क्या इसका सिलेबस है। और दूसरा, उन सभी के लिए, उन सभी से मेरा मतलब है जो फ्रेशर है या जो ऑलरेडी काफ़ी एडवांस वर्जन में तैयारी कर चुके हैं, कि किस तरह से आपने अपनी तैयारी करनी है। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं और अगर उसमें एक पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी नहीं होती है तो आपकी वो जो तैयारी है, वो जो हार्डवर्क है, वो एक वर्थ नहीं होता, उसका रिजल्ट नहीं मिलता आपको, राइट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसमें आपको बताया जाएगा अबाउट द सिलेबस और किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है। तो देखिए, आप जानते ही हैं हरियाणा पीसीएस का ये एडवर्टीजमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 17/11/2023 को ये एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। और यहाँ पर आपने ध्यान देना है, जो इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 21 दिसंबर 2023। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लास्ट जो डेट होती है उसी का इस्तेमाल करते हैं कि चलिए अभी तो बहुत दिन है। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम एंड का वेट करते हैं, यानी कि 21 दिसंबर 2023 का, तो उसमें होता क्या है कि सर्वर पे लोड आता है, क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। तो कोशिश ये करिए कि ये ना सोचें कि अभी इसकी लास्ट डेट बहुत दूर है, फटाफट अप्लाई करिए और फटाफट अपनी तैयारी शुरू करिए, राइट। क्योंकि याद रखिएगा, जब आप सोच रहे होते हैं तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो तैयारी शुरू कर चुका होता है। क्योंकि भारत में अगर मैं अनुच्छेद 16 की बात करूं, आर्टिकल 16 की बात करूं, जो कहीं ना कहीं मेरिट सिस्टम की बात करता है। मेरिट मतलब क्या होता है, आप बेहतर हैं, आपसे भी बेहतर कोई आएगा तो वो सीट ले जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, एक एक सेकंड आपको गंवाना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये साइन से आपको क्या दिख रहा है, एक स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे। जैसे शतरंज होता है, शतरंज में हमें पहले ही किस तरह से गेम खेला जाएगा, हर स्ट्रैटेजी पहले से ही तैयार की जाती है और अंत में हमें सफलता मिलती है, राइट। तो वही कुछ यहाँ हम लागू करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं इसमें कितने चरण होते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस वी हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। वी हैव 3 स्टेजेस, 3 चरण होते हैं। पहला प्री होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। तो पहला प्री का हम देखते हैं, इसमें क्या है। आपका इसमें पेपर 1, पेपर 2 होंगे और जो 100 मार्क्स के ईच होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राइट। और इसमें आपको दिखेगा कि ये टोटल 200 मार्क्स का है। तो पेपर 1 आपका जीएस होगा, जनरल स्टडीज़। और जनरल स्टडीज़ जो है, अगर आप देखेंगे कि आयोग ने एक स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि जनरल स्टडीज़ में क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे कि जनरल स्टडीज़ में आपका जो 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, पहला, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा हिस्ट्री, चौथा इकोनॉमिक्स, इसे हम लेके चलेंगे। और कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, एथिक्स है। आर्ट एंड कल्चर मैंने बताया था, और जैसे साइंस एंड टेक हो गया। तो इस तरह के जो माइनर सब्जेक्ट हैं आपके, वो आते हैं। तो ये आपने तैयारी करनी होती है। और वहीं आपका पेपर 2 है, जिसे हम सीसेट कहते हैं, जिसमें आपको जो आपकी क्वांट होती है वो आती है, जिसमें आपकी रीजनिंग है वो आती है, पैसेजेस आते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक बात आपने ध्यान देनी है कि जो आपका ये प्री है, जिसमें 2 पेपर आपको दिख रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2, याद रखिएगा जो पेपर 2 है वो जस्ट क्वालिफाइंग होता है, अर्थात 33% जब आप लाते हैं तो आप उसमें पास होते हैं। और ये भी याद रखिएगा, जब पेपर 2 पहले चेक होता है, आई रिपीट, आपका जो पेपर 2 है वो आपका पहले चेक होता है। जब आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाइंग से मेरा मतलब है एटलीस्ट कम से कम 33% आपके मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद ही आफ्टर डेट, आफ्टर पेपर 2 आपका पेपर 1 चेक होता है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ बता रखा है कि मल्टी जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, आई मीन जो आपका प्री का जो पेपर है, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव बेस होता है, राइट। यानी कि आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, एक क्वेश्चन होगा, नीचे ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन पे आपने टिक करना होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले 4 ऑप्शंस आते थे, ABCD, और आपके पास एक विकल्प भी होता था कि आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बट कुछ जो एक करप्शन देखा गया है, भ्रष्टाचार देखा गया है कि कुछ ब्लैंक पेपर छोड़ दिए जाते हैं और उसको बाद में भरा जाता है।
जो कि गलत है। माफ़ कीजिएगा। तो इसी को देखते हुए अब आपके पास 5 विकल्प आएंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है उसका उत्तर आंसर आपको नहीं आता है, तो अपने लास्ट वाले विकल्प को चूज करना है, जो आपका ई वाला विकल्प होगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जिससे कि किसी भी तरह की जो धांधली है वो ना हो सके, राइट। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 ऑप्शंस मिलेंगे, ABCDE, ठीक है। तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि टिक करना है, और जो ई वाला में है मैंने आपको बता दिया है। जब आपको नहीं आता है तो भी आपको करना होगा कि मुझे नहीं आता है, तो जो ई वाला ऑप्शन है, राइट। आगे देखते हैं। ये हमारा उतना काम का नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब हम प्री को हमने देख लिया। प्री में हमारे 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 पेपर 2, 100 मार्क्स ईच, जिसमें मैंने बताया था पहले आपको CSET क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग आपका क्या है, CSET है। उसके बाद आपकी कॉपी पेपर 1 की चेक होती है, राइट। और जब आप एग्जाम देते हैं तो पेपर 1 का पेपर पहले होता है, राइट। पेपर 1 पहले होगा, यानी कि GS का सेक्शन पहले होता है, और जो CSET होता है वो आपके आफ्टर लंच ही होता है ज़्यादातर, ओके। अब यहाँ मेंस में देखिए, मेंस में आपके 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 आपका है लैंग्वेज से संबंधित है। पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज है और पेपर 2 आपका हिंदी है, जो 100 मार्क्स का है, राइट। और जैसे मोस्टली आपने जैसे बहुत सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं, जो मोस्टली इंग्लिश मीडियम के होते हैं, वो हिंदी से बहुत घबराते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपने तजुर्बे से बताना चाहता हूँ कि हिंदी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती है, राइट। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि बहुत आसान आती है, आपको गाइडेंस तो चाहिए, राइट। गाइडेंस तो चाहिए आपको, राइट। तो ज्ञान दर्पण की तरफ से आपको इसमें भी गाइडेंस मिलेगा, आप उसमें निश्चिंत रहिए, राइट। अब उसके बाद क्या है, आपका पेपर 3 आएगा जनरल स्टडीज़ का। अब जनरल स्टडीज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये 4 इसके मेजर सब्जेक्ट होते हैं, और कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जैसे आर्ट एंड कल्चर है आपका, साइंस एंड टेक है, इस तरह से। अब देखिए क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि आपका जो ये मीन्स राइटिंग होता है, इसमें आपको लिखना होता है, ठीक है। जैसे उसमें तो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आपको टिक करना होता है। यहाँ पर आपको आपके जो विचार हैं, जैसे कुछ आपसे पूछा जाएगा कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि अगर भारत सेक्युलर है तो कैसे है, समझाइए। तो कुछ वर्ड लिमिट होगी, उस वर्ड लिमिट के अंदर आपको समझाना होगा, राइट। तो ये आपके इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि मैं पहले भी बताना भूल गया था, जो प्री होगा उसमें आपके करंट का सेक्शन भी होता है, करंट से भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही आपसे जो आपका ये मीन्स का है पेपर 3 GS में करंट भी पूछी जाती है। करंट में जो भी मुद्दा चल रहा है, जैसे चंद्रयान का इशू है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। ज्ञान दर्पण की पूरी टीम इसमें तत्पर है, राइट। जब भी आप हमें माफ़ कीजिएगा, जब भी आप हमें कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपको इसका पूरा आंसर देगी, पूरा गाइड करेगी। अब आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना होता है इसमें। जो पेपर 4 है आपका, वो ऑप्शनल है। अब इस ऑप्शनल में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक अपने तजुर्बे के आधार पर। मेरा तजुर्बा कहता है कि कभी कभी हमें लगता है कि जो हमारा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, हमें वही रखना चाहिए। वो गलत भी नहीं है, रखना चाहिए आपने। पर कभी कभी ये होता है कि जब हम ग्रेजुएशन होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, खासकर मैं ग्रेजुएशन को लूँगा, तो उसमें हमारी एज जो होती है वो आप लेके चलिए कि 19, 20, 21 साल के आसपास हम होते हैं। तो वो एक एज ऐसी होती है जिसमें हमारे पास शायद उतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि हम असल में डिसाइड कर पाएँ कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो आयोग होते हैं, चाहे वो केंद्र स्तर का UPSC क्यों ना हो, या जो स्टेट लेवल के हैं, जैसे कि इसकी बात हम कर रहे हैं हरियाणा की, यहाँ पर आप देखते होंगे कि कभी भी ये नहीं लिखा होता, ये शर्त नहीं होती है कि आपने ऑप्शनल वही रखना है जो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपने ध्यान देना है, 2 बातों का ध्यान देना है। एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। जब आप पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, पहली चीज़, पहली बात इस बात का आपने ध्यान रखना है, आपका इंटरेस्ट। दूसरा, आप जिससे ऑप्शनल पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शनल थोड़ा डीप होता है, वो डीप सब्जेक्ट है, आपके लिए टीचर अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको एक गुरु, एक मेंटर ज़रूर चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि आधा सिलेक्शन तो आपका तभी हो जाता है जब आप अपना ऑप्शनल सही चूज़ करते हैं, राइट। तो 2 बातें याद रखनी है, पहला आपका इंटरेस्ट, दूसरा आपका जो मेंटर है वो अवेलेबल है या नहीं है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और मोस्टली कोशिश करिएगा ऑप्शनल को ऑफलाइन में ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, ऑफलाइन में पढ़ने में, ठीक है। ये मेरा एक व्यक्तिगत तजुर्बा है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे रखने होते हैं जो सर्विस में आप जा रहे हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है वो एक अलग तरह का डोमेन है, जिसमें शासन प्रशासन और खासकर प्रशासन
एडमिनिस्ट्रेशन में आपने काम करना है, तो ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपके अच्छे खासे सिलेबस को कवर करे। जैसे कि एक मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर सकता हूँ, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो आपका GS भी कवर कर लेता है, IR जो आपकी ज़्यादातर करंट से संबंधित होता है वो भी कवर हो जाता है। तो इस तरह से आपने एक राशनल अप्रोच अपनानी है, ठीक है। अब तो इस तरह से आप देख लेंगे, इतने आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, सामने आपके कोड भी दिख रहे हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये कोड मेंशन करने होते हैं, तो कोड पे ध्यान दीजिएगा हमेशा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने जो PSIR बताया वो कोड नंबर 22 आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से आपने अपना जो ऑप्शनल है सोच समझ कर, खुद की आवाज़ सुनकर और मेंटर की अवेलेबिलिटी देख कर डिसाइड करना है, राइट। लास्ट में आप जानते हैं जो इसका अंतिम चरण है, आखिरी जो इसकी चुनौती है, वो है आपका इंटरव्यू। तो इस बार का आपने देखा था कि जो हरियाणा का भी, अगर आपने देखा ही होगा कि 100 सीट्स में से सिलेक्शन केवल 61 का हुआ था। I mean, जो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे, क्योंकि मेंस निकालने वाले लोग, नंबर ऑफ पोस्ट जो आई थी 100 उससे भी कम थी। तो देखिए लेवल इस तरह का है कि अगर आपका मेन से निकल जाता है तो इंटरव्यू में पूरे चांसेस होते हैं आपके सेलेक्ट होने के, राइट। क्योंकि आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो अगर वो किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन है तो आपने उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाना है, राइट। आपने क्या करना है, कुछ समय के लिए, जब तक ये पेपर आपका जो नोटिफिकेशन आया और जब तक इसके पेपर नहीं हो जाते हैं, आपने प्रायोरिटी सेट करनी है और अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करना है, राइट। तो लास्ट है आपका चरण, लास्ट फेज है आपका इंटरव्यू। अगर आप प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, तो ज्ञान दर्पण की तरफ से आपके लिए जो मॉक टेस्ट हैं, जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। याद रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, बशर्त है प्री और मेंस की तैयारी आपने ज्ञान दर्पण से ही करनी है, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये कुछ सिलेबस को हमने डिस्कस किया है, राइट, जो मैंने कहा था बिगनर्स के लिए है। अब हम बात करेंगे जिसमें बिगनर्स भी आ जाएंगे, इंटरमीडिएट जो है वो भी आ जाएंगे, और जो एडवांस है, जिन्होंने मेंस भी लिखे हैं, वो भी आ जाएंगे। इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पर देखिए अब्दुल कलाम साहब जी की एक बात है कि अपने सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने होंगे। आई रिपीट, सपने देखने होंगे। यू हैव टू ड्रीम समथिंग। और ड्रीम को भी अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो विजन होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। और ड्रीम और विजन में क्या डिफरेंस है? विजन क्या होता है? पहले जो आप सोचते हैं और इतना सोचते हैं, उसके लिए इतना आप पॉजिटिव रहते हैं कि आपके सपने में भी वही सपना आ रहा होता है जो आप अपने लिए सोचते हैं कि मैं अगर एक सिविल सर्वेंट बनूं, तो इतना सोचेंगे आप कि आपको सपने भी उसी के आएंगे। उसको हम विजन कहते हैं। तो सबसे पहले आपकी सोच, जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे मुझे करके दिखाना है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका मेंटर भी कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपने सोच लेना। अगर सोच लिया है तो यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़। आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, योर मोबाइल फ़ोन्स, जो अननेसेसरी रील्स देखी जाती हैं, यूट्यूब के अननेसेसरी वीडियोस देखे जाते हैं, जो टाइम वेस्ट किया जाता है, वो आपने बिल्कुल नहीं करना है, राइट। ये बात आपने ध्यान देनी है। नेक्स्ट, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? सेकंड स्टेप होता है आपका नो योर सिलेबस। अब सिलेबस आपको जब तक ये नहीं बताया कि मेरा सिलेबस क्या है, तो आप कैसे तैयारी करेंगे, राइट। जब आपको जाना है दिल्ली, अगर आप मानते चंडीगढ़ में हैं और आपको दिल्ली जाना है, तो ऑब्वियसली आप दिल्ली का रास्ता आपको पता होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा गाड़ी निकाली कहीं भी चले गए, नहीं ना। तो वैसे ही आपको आपके एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। और जब आप हमसे संपर्क करेंगे तो तब आपको पूरा गाइड किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, राइट। थर्ड स्टेप है आपका। अब थर्ड स्टेप में जो पिक्चर है वो ध्यान से देखिए। पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि एक माइंड दूसरे माइंड को वाटरिंग कर रहा है, पानी दे रहा है, जिससे कि दूसरे माइंड का जो फर्टिलिटी है, जो उसकी उपज है, वो क्या हो, एनलाइटन हो, बढ़े। तो यहाँ पर रोल आता है ज्ञान दर्पण का, या ज्ञान दर्पण की टीम का, जिनको तजुर्बा है, काफ़ी टीम है, जिन्होंने मेंस काफ़ी बार लिखा है, इंटरव्यू फेस किया है। तो उनको पता है कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, क्या सिलेबस पढ़ना होता है। क्योंकि देखिए, जब सिलेबस इतने वास्ट होते हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये बात आपने ध्यान देनी है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इस स्लाइड में, यहाँ से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक एक्सपर्ट आदमी जिसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान वो देगा किसी और को। तो इसका मतलब है कि ज्ञान दर्पण जो संस्थान है वो आपको गाइड करेगा फॉर योर एग्जाम, टू क्रैक द एग्जाम, राइट। आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मेंटर हैं आपके। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पर तैयारी IAS PCS HCS HAS CDS सबकी तैयारी है। और यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ा डोमेन है आपका IAS। देखिए आजकल क्या होता है कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना कि कोई UPSC की तैयारी करके आता है वो HCS का फॉर्म नहीं भर सकता, या वो जो स्टेट लेवल के PCS होते हैं वो नहीं भर सकता। तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या समझे हम कि हमारी असल में टक्कर किससे है, जिन्होंने UPSC लेवल की तैयारी करी है। तो यहाँ पर ज्ञान दर्पण की जो एक्सपर्टीज़ है वो ज़्यादातर आपकी UPSC IAS के लेवल की ही है, हमारी एक्सपर्टीज़ इसमें है। तो आपका जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो एक होलिस्टिक वे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में कि आर्टिकल 16 अगर आप पढ़ते हैं तो वो क्या बताता है, वो मेरिट की बात करता है, क्योंकि सभी को मौका दिया जाएगा, पब्लिक सर्विसेज में सभी को मौका दिया जाएगा, पर सेलेक्ट तो उन्हीं को किया जाएगा ना जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मेरिट, कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा उसी को तो सीट मिलेगी। तो यही बात आपने याद रखनी कि आपकी तैयारी, आपने ये सोच के नहीं चलना है कि UPSC लेवल की तैयारी थोड़ा करेंगे हम, नहीं, आपकी टक्कर UPSC लेवल वालों से। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी नहीं लिखा होता है कि UPSC की जो तैयारी करता है वो ये फॉर्म नहीं भरेगा, वो भरते हैं फॉर्म, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर जो हमारी फैकल्टीज़ होती हैं वो दिल्ली से होती हैं, चंडीगढ़ से होती हैं, अन्य स्टेट से भी होती हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है इस बात का। अब स्टेप 4 देखते हैं, यह है आपका फाइनल सिलेक्शन। तो इस तरह से आप देखते हैं। अब सिलेक्शन का मतलब आप क्या समझे कि और लोगों का रिजेक्शन भी है, यानी कि आपको जब सिलेक्शन लेना है तो और लोगों का रिजेक्शन भी होता है यानी कि अंतिम चरण जो इसका इंटरव्यू है आप जानते हैं। तो इंटरव्यू में पहुंचने का क्या मतलब है कि आपने प्री निकाला हुआ है, फिर आपने मेंस निकाला हुआ है, तब जाके आप इंटरव्यू में पहुंचे हैं। और इंटरव्यू में भी जो नोटिफिकेशन इसका आपने देखा होगा कि वो एक सीट पे 3 लोगों को बुलाएंगे। अगर मानते हैं नंबर ऑफ सीट्स हैं 100, फॉर एन एग्जांपल 100 सीट्स हैं तो 300 लोगों को बुलाया जाएगा। तो यानी कि आप सेलेक्ट होंगे तो 2 लोग रिजेक्ट होंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से आपने तैयारी करनी है, राइट। तो देखिए यहीं से मुझे उम्मीद है जो मैंने बताने का आपको प्रयास किया, अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आपको वो समझ में आया होगा। और आपने क्या करना है, ज्ञान दर्पण जो कि आप गूगल में टाइप करेंगे, खरन में एक ब्रांच है हमारी और हमारी पंचकुला में एक ब्रांच है, तो वहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, राइट, और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे भी हमें लिख सकते हैं। हमारी टीम कमेंट सेक्शन को भी देखती है, राइट। तो मुझे उम्मीद है जो भी मैंने आपको डेटा दिया है वो आपके काम आएगा। आप जो भी फैसला लेंगे उसमें कहीं ना कहीं एक मेरी कही हुई बातें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का काम करेंगे आपके लिए। तो यहीं से मैं करुण ज्ञान दर्पण की तरफ से ये वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद।